गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं सर्वे के यूनिट थर्ड में कर रहा हूँ। सर्वे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का यूनिट का नाम है कंपास सर्वे यानी कि दिक्सूचक सर्वेक्षण। इंट्रोडक्शन चैन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सर्वेक्षण प्रथम के यूनिट थर्ड में चलेंगे। नाम है आपका कंपास सर्वे यानी कि दिक्सूचक सर्वेक्षण। तो इसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, तो उसके बाद दूसरी यूनिट आपकी चेन सर्वेइंग यानी कि जरीब सर्वेक्षण था, और तीसरी यूनिट आपकी कंपास सर्वेइंग यानी कि दिक्सूचक सर्वेक्षण था। जरीब मापन में आप क्या करते थे? पूरे क्षेत्र को त्रिभुजों में बांटते थे, रेखाओं की लंबाई लेते थे, उनकी सहायता से आप अपने नक्शे का निर्माण कर लेते थे। लेकिन कभी कभी उसमें कोणीय मान आप नहीं ले पाते थे। लेकिन ऐसा सर्वेक्षण या ऐसी प्रक्रिया जिसमें रेखाओं की लंबाई के साथ साथ रेखाओं के दिशा या डायरेक्शन या झुकाव की जानकारी प्राप्त कर ली जाए, उसको कहते हैं कंपास सर्वे यानी कि दिक्सूचक सर्वेक्षण। अर्थात मेजरमेंट ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, measurement of angle between two consecutive line as well as direction with respect to meridian is called compass survey। क्लियर हो गया? यानी कि दो रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण को मापने का प्रयास करना, ठीक है, इसी रेखा के सापेक्ष आपका कंपास सर्वेक्षण यानी कि दिक्सूचक सर्वेक्षण कराता है। ये जो आपका मेरिडियन यानी कि अमूर्तर है, ये वास्तविक या काल्पनिक आपके सामने हो सकती है। इसे बंद माला रेखा या माला ट्रेवर्स भी कहने का प्रयास करते हैं। अब आता है आपके पास ट्रेवर्स यानी कि माला रेखा किसे कहते हैं? माला रेखा आपकी क्या होती है? तो सबसे पहले बात क्या है, जब भी आप जाते हैं क्षेत्र में तो आप करते क्या है कि विभिन्न स्टेशनों को मिलाते हुए माला की धार एक दूसरे से आप मिलाते हुए जिस संरचना या ढांचे का निर्माण करते हैं उसे ही आपका ट्रेवर्स यानी कि माला रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया? आपके पास स्टेशन होंगे, इन स्टेशन को आप ज्वाइन करते हुए चले जाते हैं। तो जब ये ज्वाइन करते हैं तो आपके सामने जो भी ढांचा तैयार होता है वही ढांचा आपका ट्रेवर्स यानी कि माला रेखा कहलाता है। ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपके पास ओपन ट्रेवर्स यानी कि खुली माला रेखा, और दूसरी आपके पास होती है क्लोज ट्रेवर्स यानी कि बंद माला रेखा। यह आपकी खुली माला रेखा है, ये आपके पास हो गया खुली माला रेखा, और यह आपके पास हो गया बंद माला रेखा। अब ये खुली माला रेखा क्या होती है? जब जहां से चलते हैं यानी कि प्रारंभिक स्टेशन हमारा ए है और लास्ट स्टेशन अगर हमारा आई है, तो इनके बीच में जब हम चलने का प्रयास करते हैं और जब ये हमारे प्रथम बिंदु ए और अंतिम बिंदु आई एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं तो उसे हम खुली माला रेखा कहते हैं। ये प्रायः सड़क निर्माण में, रेल निर्माण में, नहर बिछाने में इसका हम प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। दूसरा हम लोग बात आता है बंद माला रेखा यानी कि आपकी क्लोज ट्रेवर्स। जब जहां से चलते हैं यानी कि प्रारंभिक स्टेशन हमारा ये था और अंतिम स्टेशन अगर हमारे पास ई है, तो इस बीच में बी सी डी ये स्टेशन होंगे। तो जब हमारा प्रारंभिक स्टेशन अंतिम स्टेशन ई से आके मिल जाता है तो इसे हम बंद माला रेखा कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक संरचना और आती है, ये हमारा प्रारंभिक स्टेशन होता है, ये आपका दूसरा स्टेशन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा स्टेशन ई। लेकिन ए और ई एक जगह मिले हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर इन्हें काल्पनिक रेखा द्वारा जोड़ने का प्रयास किया जाए तो इसे भी हम बंद माला रेखा कहते हैं। ये प्रायः आपके क्षेत्र जो आपका छोटा क्षेत्र होता है उसके लिए करने का प्रयास करते हैं। अब ये ट्रेवर्स आपके पास हो गया। मैंने कहा कि माला रेखा क्या होती है? ये जैसे मोतियों को हम धागे में पिरो के बनाने का प्रयास करते हैं माला का, उसी प्रकार से हम जब क्षेत्र में फैले हुए स्टेशन को
एक दूसरे से मिलाते हुए अंतिम और प्रारंभिक स्टेज को मिला देते हैं, उस तरह के मिले हुए ढांचे को हम ट्रेवर्स करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आपके ओपन यानी कि खुली, जो मैंने अभी डिफाइन किया आपको, और दूसरी आपकी क्लोज यानी कि बंद होती है। अब ये डायरेक्शन के अनुसार किस तरह से होती है, ये जो हमारी बंद माला रेखा होती है या हमारी खुली माला रेखा होती है, तो डायरेक्शन के अनुसार ही क्या होती है, तो डायरेक्शन के अनुसार ये दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई के सापेक्ष चलने वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरा आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपके पास चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, जब हमारी, जिसे हम दक्षिणावर्त माला रेखा भी कहते हैं, क्लॉकवाइज को हम दक्षिणावर्त माला रेखा कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त माला रेखा कहते हैं। ये क्या होता है, सबसे जब हमारे ट्रेवर्स की दिशा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के सापेक्ष होती है, ये घड़ी की सुई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो बनाने का प्रयास करते हैं, ये हमारा अगर कोई माला रेखा है ABCD, तो ये जो दिशा चल रही है हमारी घड़ी के साथ चल रही है, तो ये हमारी कहलाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन इसमें जो कोण मिलते हैं वो वामावर्त यानी कि आपके एंटी क्लॉकवाइज कोण आपके सामने प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जब माला रेखा की दिशा, आपका स्टेशन A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, ये आपका E है, और ये आप मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये घड़ी की सुई के साथ विपरीत जा रही है, तो इस तरह की माला रेखा को हम एंटी क्लॉकवाइज माला रेखा कहते हैं, और इसमें जो कोण मिलते हैं वो क्लॉकवाइज कोण आपको मिलने का प्रयास करते हैं। अब अगला पॉइंट आपके पास है इसका इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल, यानी वो कौन कौन से हैं जिसकी सहायता से हम क्षैतिज कोणों का को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंपास यानी कि दिक्सूचक होता है, दूसरा हमारे पास थियोडाइट होता है, इसकी सहायता से हम रेखा के झुकाव यहाँ गाई ले सकते हैं, कोण ले सकते हैं, तीसरा हमारे पास बॉक्स सेक्टेड होता है जिसकी सहायता से हम क्षैतिज कोण को ले सकते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा कंपास होता है ये किसी एक फिक्स दिशा दी गई होती है जिसे हम यहाँ उत्तर करते हैं, उसके संदर्भ में, और वो दिशा कहलाती है आपकी चुंबकीय यानी कि उस क्षेत्र में जो उत्तर दिशा होगी नीडल की, जहाँ से शुरू करेगा, तो उसी सहायता से हम अगली रेखा का, यानी कि अगर ये कोई एन डायरेक्शन है, यहाँ पे हमने अपने कंपास को खड़ा किया है, तो हमारी अगली रेखा अगर हमारे पास OA है तो ये इसके सापेक्षी एंगल देने का प्रयास करेगी, यानी कि झुकाव देने का प्रयास करेगी। जो हमारा ट्यूबलाइट है, ठीक है, ये किसी दो रेखाओं के मध्य बनने वाले क्षैतिज कोण को दे सकता है। इवन अगर कोई बिंदु है, हम ऊर्ध्वाधर कोण निकालने का प्रयास करते हैं, तो ये भी यहाँ पे आपको दे देगा। जो बॉक्स सेक्टेंट है, ये दो रेखाओं के मध्य, यानी कि दो रेखाएं आपके पास कोई वो भी है, तो इनके मध्य बनने वाले कोण को देने का प्रयास करता है। क्लियर हो गया? कंपास क्या करता है, जब भी ये देगा तो किसी रेखा का झुकाव देता है, और किसके संदर्भ में देता है, चुंबकीय यानी कि जो उत्तर दिशा होती है उस दिशा के सापेक्ष अगली रेखा के झुकाव को देने का प्रयास करता है। अब इसके पास आपके पास आता है मेरिडियन एंड बियरिंग्स, यानी कि आपके पास यामोत्तर एवं दिक्मान, ठीक है। तो ये यामोत्तर क्या होता है, ये वास्तविक या काल्पनिक रेखा होती है जिसके संदर्भ में किसी रेखा का झुकाव लिया जाता है। क्लियर हुआ? वह दिशा, यानी ये आपकी दिशा हो गई और इसके सापेक्ष किसी OA रेखा का झुकाव जानने का प्रयास, तो ये जो दिशा है ये कहलाती है हमारी मेरिडियन यानी कि यामोत्तर। क्लियर हो गया? क्या होता है, ये होता है यामोत्तर। क्या होता है, ये एक दिशा है
ठीक है, वो उस क्षेत्र में फिक्स दिशा है, उस दिशा के सापेक्ष। इसको मैंने कहा वास्तविक या काल्पनिक, इसलिए कहा कि ये यामोत्तर आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये जो यामोत्तर होते हैं ये आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। पहले होता है ट्रू मेरिडियन, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, और तीसरा होता है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन ये आपके पास हो गया। अब ये 3 यामोत्तर क्या होते हैं? ट्रू मेरिडियन का मतलब होता है आपका सत्य यामोत्तर, ये आपका सत्य यामोत्तर हो जाता है। ये आपका चुंबकीय यामोत्तर हो जाता है, और ये आपका स्वैच्छिक हो जाता है, यानी कि आपने स्वतः से मानने का प्रयास किया है, ये आपका स्वैच्छिक यामोत्तर आपके पास हो जाता है। क्लियर? अब सत्य यामोत्तर आप कैसे जानेंगे? तो हमारी जो पृथ्वी में है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ जो हमारा क्या है, पोलर एक्सिस है, और ईडब्ल्यू हमारा इक्विलैटरल एक्सिस है, ठीक है। तो ये नॉर्थ लाइन्स पे जब हम अपने उल्टी सुई पे जाएंगे तो धरती को काटती हुई नॉर्थ साउथ पे जाने वाली रेखा हमारी सत्य यामोत्तर होती है। इसका मान कभी बदलता नहीं, यह अपरिवर्तनशील होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे जानेंगे उस दिशा में? तो किसी भी क्षेत्र में हम अपने चुंबकीय सुई को लेके जाएंगे और उसको हवा में लटका देंगे। मान लीजिए हमारे पास ये कोई नीडल है, ठीक है, इस नीडल को हम धागे की सहायता से हवा में लटका देंगे। जब हवा में लटकाएंगे तो ये सुई एक जगह जाके अपने आप को स्थिर कर लेगी, तो वो उस समय उस क्षेत्र का मैग्नेटिक ज्ञान बताएगी। इसका मान बदलता रहेगा। कारण क्या है कि किसी क्षेत्र में चुंबक की मात्रा कम हो सकती है और किसी क्षेत्र में चुंबक की मात्रा अधिक हो सकती है, या ऐसी कोई वस्तु जो लोहे की बनी हुई वो हमारे मैग्नेटिक रीडिंग को ग्रसित कर सकती है, जिसके कारण इसका मान हमेशा बदलता रहेगा। तीसरा हम लोग पास है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक मतलब स्वयं से, यानी हम गए हमारे पास सत्य यामोत्तर भी नहीं है, चुंबकीय यानी कि चुंबकीय सुई भी नहीं है, तो हम जाते हैं, हम अपने आप से मान लेते हैं कि यह दिशा हमारी यामोत्तर की होगी और उसके संदर्भ में अगली रेखा के झुकाव को लेने का प्रयास करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा आर्बिट्री मेरिडियन। अब आते हैं बियरिंग, यानी कि दिक्मान क्या होते हैं। तो जिस प्रकार से 3 आपके पास यामोत्तर आते हैं, उसी प्रकार से आपके पास 3 दिक्मान भी आते हैं। पहला आपके पास दिक्मान होता है, ठीक है, ट्रू बियरिंग, यानी कि सत्य दिक्मान। दूसरा आपके पास होता है मैग्नेटिक बियरिंग, यानी कि आपका चुंबकीय दिक्मान। और तीसरा आपके पास होता है आर्बिट्रेरी बियरिंग, यानी कि स्वैच्छिक दिक्मान। अब यहां मैं बताऊं, जब किसी रेखा का झुकाव, ठीक है, दिक्मान क्या होता है, जब किसी रेखा का झुकाव किसी यामोत्तर के संदर्भ में लेते हैं तो वो हमारा दिक्मान यानी कि बियरिंग कहलाता है। यामोत्तर क्या कहलाता है? वह दिशा जिसके सापेक्ष रेखा के झुकाव की जानकारी प्राप्त की जाती है। क्लियर हो रहा है आपको? ये क्या होता है? मेरिडियन वह दिशा कोई काल्पनिक या वास्तविक दिशा है जिसके सापेक्ष अगली रेखा के झुकाव को लेने का प्रयास करते हैं, तो वह दिशा आपकी मेरिडियन कहलाती है, दिक्मान कहता है, ठीक है। रेखा का झुकाव यामोत्तर के संदर्भ में लेने का प्रयास करना आपका दिक्मान कहलाता है। अब यहाँ पाए ट्रू बियरिंग। निश्चित तौर पे ट्रू बियरिंग कहाँ से मिलेगा? ट्रू मेरिडियन से मिलेगा, यानी कि सत्य यामोत्तर के संदर्भ में जब किसी रेखा का झुकाव जाने का प्रयास करेंगे तो उसे ट्रू बियरिंग यानी कि सत्य दिक्मान कहेंगे। मैग्नेटिक बियरिंग, ये जब किसी रेखा का झुकाव मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि चुंबकीय यामोत्तर के संदर्भ में लेंगे तो उसे मैग्नेटिक बियरिंग कहेंगे। और तीसरा आपके पास है आर्बिट्रेरी बियरिंग, यानी कि स्वेच्छा से उस दिशा को मान लिया गया है और उसके सापेक्ष अगली रेखा का झुकाव लेने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो कहलाता है हमारा आर्बिट्रेरी यानी कि स्वैच्छिक
दिक्मान कहलाता है। अब इसके बाद से हम लोग के पास आता है सिस्टम मेजरिंग, सिस्टम ऑफ मेजरिंग बियरिंग्स, मैग्नेटिक बियरिंग। यानी कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, हम कैसे इस रेखाओं के झुकाव को जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास दो सिस्टम काम करते हैं, एक होता है WCB और दूसरा होता है RB/QB। इसे पूर्णवृत्त प्रणाली कहा जाता है, ठीक है, पूर्णवृत्त प्रणाली सिस्टम होता है ये, और ये हमारा चतुर्थांश प्रणाली का होता है। चतुर्थांश प्रणाली का ये सिस्टम होता है, इसकी सहायता से हम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब ये WC का मतलब है होल सर्किल बियरिंग। ये आपका कहलाता है होल सर्किल बियरिंग, और ये RB आपका होता है रिड्यूस्ड ऑब्लिक क्वाड्रेंटल बियरिंग्स। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं आपसे कि होल सर्किल बियरिंग क्या होती है, यानी कि कैसे करते हैं। सबसे पहले दोनों में मैं तुलनात्मक अध्ययन कर लूँ कि WCB ये पूर्णवृत्त प्रणाली है, तो इसमें हम प्रिज्मेटिक कंपास का प्रयोग करते हैं, और RB सिस्टम में हम सर्वेयर कंपास का प्रयोग करते हैं। ये होल सर्किल बियरिंग क्या होता है, जब रेखाओं के झुकाव को हम n के सापेक्ष, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ, यानी इस सिस्टम में जब भी किसी रेखा के झुकाव को जाने के प्रयास करेंगे, मान लीजिए अगर फर्स्ट स्थिति में जानते हैं तो ये हमारे वही रेखा का झुकाव हो जाएगा θ1। तो अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हम n से ही चलेंगे, फिर यहाँ तक चलेंगे, ये मिलेगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे ये मिल जाएगा। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो ये हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक जाएंगे, ये मिलेगा। यानी कि इस सिस्टम में जब भी हम कैलकुलेशन लेंगे, किसी रेखा का झुकाव जानेंगे, तो वो चुंबकीय n के सापेक्ष जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा आपके पास है RB सिस्टम या QB सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि इस QB या चतुर्थांश प्रणाली में काम करता है, तो ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे हम जब भी मेजरमेंट करेंगे इस प्रणाली में, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएंगे या नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएंगे। इधर दूसरे और चौथे में साउथ से ईस्ट की तरफ जाएंगे या साउथ से वेस्ट की तरफ जाएंगे। अर्थात इस सिस्टम में अगर हम पहले क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट की बात करें, तो यहाँ पे अगर ये θ1 है, ये अगर आपके पास θ2 है, ये अगर आपके पास θ3 है, और ये अगर आपके पास θ4 है, तो यहाँ पे आगे पीछे पहले क्वाड्रेंट में आपको n θ1 ईस्ट लिखना पड़ेगा। दूसरे क्वाड्रेंट आप जाते हैं तो साउथ θ2 ईस्ट लिखना होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में आप जाते हैं तो साउथ θ3 वेस्ट लिखना पड़ेगा, और चौथे क्वाड्रेंट में आप जाते हैं तो नॉर्थ θ4 वेस्ट आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि इसके आगे पीछे आपको दिग्बिंदु, निर्देश बिंदु, या ये कह लीजिए कि आपको आगे पीछे पहरेदार लगाने पड़ेंगे। वो पहरेदार दो फिक्स होंगे, जो दो निर्देश बिंदु हैं ये हमेशा फिक्स होंगे, ठीक है। एक नॉर्थ रहेगा और दूसरा साउथ रहेगा। ये जो ईस्ट वेस्ट हैं ये आपस में बदलते रहेंगे। इस तरह से इस सिस्टम में हम काम करने का प्रयास करते हैं।